जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। We are aware of reports of a proposed visit by this vessel at Hambantota port in August. Let me just say that government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard. युआन वोंग 5 चीन की स्पेस ट्रैकिंग शिप है और इसका इस्तेमाल सैटेलाइट निगरानी के अलावा रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग में किया जाता है। अब ये चीनी रिसर्च शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा के लिए रवाना हो चुकी है और अभी रास्ते में है। रेफिनेटिव के शिपिंग डेटा के मुताबिक युआन वोंग 5 नाम का ये जहाज़ 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने वाला है। भारत को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर फिक्र तभी से सता रही है जब हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने कर्ज नहीं चुका पाने के बदले 99 साल के लिए चीन को दे दिया था। भारत को शक है कि चीन इस पोर्ट का इस्तेमाल फौजी एक्टिविटीज़ के लिए कर सकता है। आपको बता दूं कि हम्बनटोटा पोर्ट बनाने का काम चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी हार्बर इंजीनियरिंग ने किया था। इस पोर्ट के बगल का समुद्री रूट दुनिया का सबसे बिजी रूट है और यहाँ से दसियों हजार जहाज गुजरते हैं। खैर, अब हम्बनटोटा पोर्ट आखिरकार चीन का हो चुका है, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि कर्ज नहीं चुकाने के चलते चीन से महीनों बातचीत के बाद श्रीलंका को पोर्ट के साथ 15,000 एकड़ जमीन भी उसे सौंपनी पड़ी है। श्रीलंका ने चीन को जो इलाका सौंपा है वो भारत से महज 100 मील की दूरी पर है। भारत के लिए इसे स्ट्रैटेजिकल तौर से खतरनाक बताया जा रहा है। मतलब भारत चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। दरअसल भारत के तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्क जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने चीन की वन चाइना पॉलिसी का सपोर्ट किया है। तो वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे और उस दौरे से उभरे बवाल पर भारत ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चीन अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को वन चाइना पॉलिसी का वायलेशन मानता है। खैर, अहम बात यह है कि मोदी सरकार की चुप्पी से ज़्यादा भारत के पड़ोसी मुल्कों का चीन के सपोर्ट में खड़ा होना ज़्यादा अहमियत रखता है और इसे मौजूदा मोदी सरकार की नाकाम होती फॉरेन पॉलिसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही भारत के सभी पड़ोसी मुल्कों का चीन के सपोर्ट में खड़े होने की चारों तरफ चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि चीन के रेफरेंस में मोदी सरकार जब भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय अखंडता या सोवरेनिटी की बात करती है तो उसके पड़ोसी मुल्क कभी भी इस तरह खुले तौर पर मोदी सरकार का सपोर्ट नहीं करते हैं। जबकि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क का एक इन्फ्लुएंशियल मुल्क होने के बावजूद चीन के मुकाबले मौजूदा भारत सरकार को उसके दोस्त पड़ोसी मुल्कों का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। मोदी सरकार ने जब भी चीन को लेकर लद्दाख में सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी है तो भारत के तकरीबन सभी पड़ोसी मुल्क इसे नज़रअंदाज करते नजर आए हैं। खैर, भारत की आवाम को पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है वो पता भी नहीं चलता।
फिलहाल तो साहिब ने मुल्क के लोगों को झंडे में ही उलझा दिया है, पर अगर थोड़ी भी फुर्सत मिल जाए तो जरा पड़ोस में झांक कर देखें जरूर। बांग्लादेश में तेल की कीमतों में 52% की बढ़ोतरी ने अवाम को वहां सड़कों पर ला दिया है। अब क्योंकि भारत के गुजरात में चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी ने इस पर ब्रेक लगा रखी है। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश का इंपोर्ट का बिल लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है, यानी लगातार बढ़ता जा रहा है भारत की तरह। पेमेंट के इम्बैलेंस के चलते बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक से उधार भी मांगा है। इसी दौरान जैसा कि आपको पता ही है कि चीन ने मौका देखकर शेख हसीना की सरकार से वन चाइना पॉलिसी पर फिर से मोहर लगवा ली है। अब अहम बात यह है कि इस पॉलिसी में लद्दाख, अरुणाचल और सिक्किम का भी कुछ हिस्सा आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत चारों तरफ से घिर चुका है और तमाम जानकार पहले ही बता चुके हैं कि चीन अभी ताइवान को सबक सिखाने में बिजी है। इसीलिए मोदी सरकार के पास अभी भी अपनी गलती सुधारने का वक्त है, लेकिन मौजूदा सियासत हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर चुनाव जीतने की तैयारियों में बिजी है। वैसे दोस्तों, चीन एक ऐसा मुल्क है जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब भारत के आसपास के जितने भी मुल्क हैं उनके निजी मसलों में चीन की काफ़ी दखलंदाजी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं इन सभी को इंस्टेंट प्रॉफिट पहुंचाने में चीन भारत की मोदी सरकार से बहुत आगे है। आम लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें चीन बना रहा है। हर छोटे बड़े देश को चीन कर्ज दे रहा है, साथ ही चीन फौरी मदद भी दे रहा है। कुल मिलाकर बाजारवाद हावी है और बाजारवाद के चलते चीन का सपोर्ट करना इन मुल्कों की एक मजबूरी भी है। खैर, बात अगर श्रीलंका की करें तो चीन ने अपने रिसर्च शिप युआन वोंग 5 के श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने को लेकर भारत की तरफ से उठाए गए ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया है। भारत के ऑब्जेक्शन पर पहले श्रीलंका ने कहा था कि चीनी जहाज सिर्फ फ्यूल भराने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर रुकेंगे। चीनी शिप के हम्बनटोटा आने को इस तौर पर देखा जा रहा है कि श्रीलंका में चीन और भारत के इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। पिछले साल भी भारत ने एक चीनी कंपनी के श्रीलंका के जाफना में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने को लेकर ऑब्जेक्शन किया था। तब वो चाइनीज कंपनी ने कहा था कि भारत श्रीलंका के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। दरअसल दोस्तों, जाफना में चीन की मौजूदगी को भारत के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका का ये इलाका तमिलनाडु से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा हुआ है और वो चीन से $4 अरब की मदद चाह रहा है। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत भी चल रही है। श्रीलंका ना तो चीन को नाराज करना चाहता है और ना ही भारत को, लेकिन उसके लिए दोनों बड़े मुल्कों के बीच बैलेंस बनाना भी आसान नहीं है। भारत ने श्रीलंका को तकरीबन $3.5 अरब की मदद दी है। वहीं चीन और भारत के बीच 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुई फौजी झड़पों के बाद से रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिकों की इस मौके पर मौत हो गई थी। 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे महिंदा राजपक्षे को देश में 30 साल से जारी सिविल वॉर को ख़त्म करने का क्रेडिट तो दिया जाता है, लेकिन श्रीलंका कर्ज के बोझ तले जिस कदर दबा है उसका क्रेडिट भी राजपक्षे को ही दिया जाता है। अब राजपक्षे परिवार श्रीलंका से भागने पर मजबूर हुआ है, लेकिन मौजूदा भारत सरकार के लिए चीन को लेकर मुश्किलों को काफी बढ़ा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।